चलो आ जाओ। हेलो हेलो, ऑन स्विच। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून में वैसे टाइम है अभी थोड़ा सा, पर हाँ होने वाली है। लंच हो गया सबका? डन। अच्छा, कल थोड़ी कोई क्लास है संडे को, बोला है क्या? सर की है क्लास? अच्छा, तो रख ले मेरी भी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुमको? अच्छा, डीटी का टेस्ट भी तो है तुम्हारे। कब है? 3, 5, 8 और 15 तो पहले दे दो। तो 8 से 15 के बीच में दे दो। कोई 7 दिन थोड़ी बीकॉम के लिए पढ़ोगे। 7 दिन बीकॉम में करके बीकॉम में टॉप करोगे, मेरिट लिस्ट में आओगे, गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे। 8 से 15 के बीच में दे दो भाई। चलो 3, 15 के बाद मतलब नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। फिर मुझे कॉस्टिंग का 50% का टेस्ट भी प्लान करना है, तो इसीलिए भाई 3 को पहला पेपर है तो मत दो। चलो तब तक नहीं प्रिपेयर होगा डीटी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को मत दो क्योंकि एक दिन का ही गैप है। 8 को वापस पेपर है, मत दो। 8 से 15 के बीच में तो सर उसमें लाइव सेशन लेंगे, बोलेंगे तो कॉपीज बच्चों के साथ रख के पूरा डिस्कशन होएगा कि कॉपी में तुमने क्या किया है। सर आंसर्स बताएंगे सारे, फिर मार्क्स अपडेट करेंगे। किस दिन? अभी डीटी का सेशन हो रहा है क्या शाम को? पर रोज का हो रहा है, बीच में तो 2-3 दिन नहीं हुआ। क्या स्टार्ट है वापस? 2 से वापस स्टार्ट होगा, तो अभी छुट्टियां हैं। तो अभी छुट्टियां हैं तो अभी प्रिपेयर कर लो ना। तो 15 के बाद देना है तुमको भाई, देना तो है ही। ये तो ऑप्शन नहीं है कि हमको देना ही नहीं है, देना तो है ही। तो 15 के बाद दे दो। 15 के बाद अपना 17 को दे दो। और क्या, अब इससे ज्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगी। अब इसमें तुमको जैसे भी टाइम मिलता है तुम प्रिपेयर करो। सत्रह को दे दो। और क्या, 17 को दे दो टेस्ट। वे 5। और वैसे तुम्हारे सर ने बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे सैलरी का शायद टेस्ट नहीं है, या है? सर ने सैलरी का नहीं है, और कैपिटल तो फिर क्या है, प्रिपेयर नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब वो तो है। तो हाँ 17 को दे दो फिर। 17 को फाइनल रखते हैं, फिर 17 को टेस्ट दे दो। उसके बाद में बी प्रिपेयर्ड, कॉस्टिंग का जो 50% कोर्स बचा है वो टेस्ट अप्रैल के एंड में होगा। 30 अप्रैल के आसपास मान के चलो, 30 अप्रैल, 2 मई, 4 मई जो डेट रहेगी फाइनल अपन करेंगे, उसके आसपास तुम्हारे कॉस्टिंग का बचे हुए कोर्स का भी टेस्ट होगा। ठीक है, फिर अकाउंट्स का भी होगा उसके बाद। अकाउंट्स का तो फिर 100% का होगा। समझ में आ रही है क्या? चलो आ जाओ, अपन एक बार सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा था ना, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। चलो, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है लॉ में, मुझे सबसे पहले बताओ। कंपनीज एक्ट अपन पढ़ रहे हैं। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट। अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अपने कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर्स के हमारे पास में कहां कहां से लेकर कहां तक सेक्शन है ना। तो एक बार पहले अपन वही रिवाइज करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से यहाँ पे। तुम्हें वो याद है क्या, वो अपन ने क्या स्क्रिप्ट बनाई थी, या भूल गए? पूरा स्क्रिप्ट जीरो हो गया, इतनी मेहनत करके 1.5 घंटा पढ़ा था। पूरी स्क्रिप्ट याद है? कहां से स्टार्ट हो रहा था? ओयो कंपनी में कितने लोग थे? 3 लोगों ने मिलके कितनी क्या करा था? कंपनी बनाई। तो कंपनी बनाई इज इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनाई का मतलब इनकॉर्पोरेशन। तो अगर मैं बात करूं कि कंपनीज एक्ट हमको कहां से पढ़ना है डेफिनेशन के बाद, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए कितने लोग थे? 3 लोग। कितने लोग थे? 3 लोग। तो सेक्शन कौन सा है? 3। कौन सा सेक्शन है? 3। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के बाद में आपने 2 से 3 लोगों को बुलाया था। 2 से 3 लोगों को, तो सेक्शन कौन सा हो गया?
23, कौन सा सेक्शन हो गया? 23। लोगों को बुलाया था मतलब आपने कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तक? तो इसका मतलब जो इनकॉर्पोरेशन वाला सेक्शन है वो सेक्शन 3 से लेकर कहां तक है? 22 तक। क्लियर है यहां तक? फिर 4.3 अपन ने कुछ पढ़ा था। 4.3 क्या 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 था? पैसा लगाया था। तो पैसा लगाया था मतलब क्या? कंपनी का शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 4। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो ये चैप्टर के सेक्शंस कहां से स्टार्ट होते हैं? 43 से। मतलब प्रोस्पेक्टस के सेक्शन कहां पे खत्म होंगे? 42 पे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंपनी में आपने बना ली, कंपनी में 2 से 3 लोगों को बुला लिया, कंपनी में आपने पैसा भी लगा दिया। अब क्या था? कितना डिपॉजिट डाला था? 730 करोड़ का। तो सेक्शन कौन सा हो गया? 73 सेक्शन में आपने डिपॉजिट डाला, दैट इज डिपॉजिट ऑफ कंपनीज। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा नाम लिख देती हूँ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। समझ में आ रहा है क्या ये? इसके बाद अपन ने शेयर कैपिटल, इसका मतलब जो शेयर कैपिटल वाला सेक्शन है वो कहां पे खत्म होगा? 72 पे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आपने डिपॉजिट्स डाल दिए 730 करोड़ के, उसके बाद 7 लोगों ने मिलके साथ में क्या क्रिएट किया? 7 लोगों ने मिलके, साथ में मिलके, आवाज नहीं आ रही है मेरे को, क्लास इतनी डल चाहिए ही नहीं लॉ में। 7 लोगों ने, मेरे साथ बोलो, 7 लोगों ने साथ में मिलके क्या किया? चार्ज क्रिएट किया। तो इसका मतलब कौन सा चैप्टर हो गया? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 7 लोगों ने मिलके साथ में। तो ये कहां पे खत्म हो रहा है? 76 पे। ठीक है, इसके बाद आपने चार्ज क्रिएट किया। अब क्या होगा चार्ज क्रिएट करने के बाद में? 8th इन्वेस्टर आया, आरए हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, याद है क्या? तो इसने 8th इन्वेस्टर्स के आते ही कितने लोग हो गए? अब 8 लोग हो गए। सेक्शन नंबर 88। चैप्टर का नाम क्या था? ये 8 लोग मिलके अब कंपनी को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, विच इज नेक्स्ट चैप्टर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? बोलो यहां तक। अच्छा, 8 लोगों ने मिलके कंपनी को मैनेज किया। अब सारा काम आपने कर लिया। अब आप कंपनी की जब अच्छा ग्रो कर रही है तो क्या बांटोगे? कितने रुपए का? 1230 करोड़, दैट इज सेक्शन नंबर 123। क्या हो गया चैप्टर का नाम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो ये वाला सेक्शन चैप्टर कहां खत्म हो जाएगा? 87 पे, और ये वाला चैप्टर 122 पे। क्लियर है यहां तक सबको? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपने डिविडेंड बांट दिया, आप क्या करोगे? डिविडेंड बांटेंगे, कंपनी के बुक्स क्लोज करेंगे। तो अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तो हमारा चैप्टर हो गया अकाउंट ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के अकाउंट्स में कितने का लॉस आ रहा था? 1,28,000। तो सेक्शन नंबर, और डिविडेंड कहां पे खत्म हो जाएगा? 127 पर। अब कंपनी में इतना सब कुछ हो रहा है तो कोई तो चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए होना चाहिए ना। कौन चेक करेगा? तो नेक्स्ट चैप्टर इज ऑडिट, या फिर ऑडिट ऑफ कंपनीज। ठीक है क्या? बोलो यहां तक। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो गया ऑडिट ऑफ कंपनीज। ऑडिट में आपके कितने का रिटर्न ऑन इक्विटी का लॉस आ रहा था? तो सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? और ये कहां पे खत्म हो रहा है? 138 पर। और ये कहां पे खत्म हो रहा है? 148 पर। ये हमारे पूरा कोर्स है कंपनीज एक्ट का। इसके अलावा हमारे पास एलएलपी और फॉरेन कंपनी और है। एलएलपी के 81 सेक्शन से तुमको याद होगा, 81 कंट्रीज में एलएलपी खोल के काम चालू किया था, है ना। उसके बाद फॉरेन कंपनी से, फॉरेन से हमको कितने का फॉरेन करेंसी मिला था? 4900 का, 49 मिलियन डॉलर्स का। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? सेक्शन कितने हैं फॉरेन कंपनीज में? 49 सेक्शन। क्लियर है यहां तक? अब बहुत ध्यान से सुनना, ये तो हमारे सेक्शंस है। हर चैप्टर में फॉर्म्स भी होंगे। अच्छा, सेक्शन 3 किसका पढ़ा था हमने? इनकॉर्पोरेशन। और हमने उससे पहले भी सेक्शन 3 में और भी कुछ पढ़ा था, ओपीसी। उसमें हमने फॉर्म नंबर पढ़े थे। फॉर्म नंबर बताओ कौन कौन से? INC 2, INC 3, INC 4। तो जो सेक्शन नंबर 3 है, अगर वो इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर से है, कौन से चैप्टर से? तो इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में जितने भी फॉर्म आपको फिल करने होंगे वो INC फॉर्म्स होंगे।
चाहे INC 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 11 हो, 12 हो, कोई सा भी फॉर्म हो, पर वो फॉर्म का नाम क्या होगा? INC, विच इज इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आप सेक्शन 3 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप OPC को भी इनकॉर्पोरेट ही तो कर रहे थे। जब नॉमिनी का कंसेंट भेज रहे हो 15 दिन में, 30 डेज में नया नॉमिनी अपॉइंट करके रजिस्ट्रार को बता रहे हो, तो ये सब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हो रहा है। तो ये सारे सेक्शन, ये सारे फॉर्म नंबर कहाँ पे आएंगे? इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में, जिसका फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगा? INC से। क्लियर हो रही है क्या बात? बोलो यहां तक सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये पूरा चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें जितने भी सेक्शन है 23 से लेकर 42 तक, इसमें जो भी फॉर्म आपको फिल करना है वो PAS फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म? PAS का मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म हो गया कि PAS 1 फाइल करना है, PAS 2 फाइल करना है, PAS 5 फाइल करना है। तो फॉर्म का नंबर क्या हो गया? PAS, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है यहां तक? तो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म INC होंगे, प्रोस्पेक्टस के फॉर्म PAS होंगे। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के फॉर्म्स SH। शेयर कैपिटल के फॉर्म नंबर्स SH। SH1 फाइल करना है, SH2 फाइल करना है, SH3 फाइल करना है। समझ में आ रहा है बात सबको? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अगर कोई भी कंपनी लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो इसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है DPT। क्या फाइल करना पड़ता है? DPT डिपॉजिट्स में से लिए गए लेटर्स है। DPT आपके फॉर्म होंगे जो आपको किसको फाइल करना है? ROC, कंपनीज एक्ट और जो भी रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, मतलब आपने कोई लोन लिया था? नहीं, इसके लिए आपको फाइल करना है CHG, चार्ज। ROC कैसे लिखेंगे? CHG, चार्ज में से लेटर्स लिए गए हैं, आपको CHG फॉर्म फाइल करना है। कौन से फॉर्म? CHG। ROC लिखेंगे तो तुम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी समझ लोगे, इसीलिए क्या लिखा है? CHG। क्लियर है? इसके बाद मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है 88 से लेकर 122 तक, उसके होंगे MGT। MGT 1 फाइल करना है, MGT 2 फाइल करना है, MGT 5 फाइल करना है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, डिविडेंड के कोई फॉर्म्स नहीं है। डिविडेंड के केस में आपको कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं होती। रीजन, डिविडेंड कंपनी का मन होगा तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हो, तो कंपनी का मन होगा तो दे, नहीं तो नहीं दे। तो डिविडेंड के लिए कोई फॉर्म नंबर्स नहीं है, डिविडेंड के लिए कोई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के लिए कौन से फॉर्म होंगे? AOC। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के लिए कौन से फॉर्म होंगे? AOC 1, AOC 2, AOC 3। ऑडिट के लिए ADT। ऑडिट के लिए ऑडिट ऑफ कंपनीज नहीं है, ऑडिट में से ADT लिया है। ADT 1 फाइल करना है, ADT 2 फाइल करना है, ADT 3 फाइल करना है। समझ में आ रही है क्या? कौन से फॉर्म कहां से स्टार्ट होंगे? इनकॉर्पोरेशन वाले INC से, प्रोस्पेक्टस वाले फॉर्म्स PAS से, शेयर कैपिटल वाले फॉर्म्स SH से, डिपॉजिट्स वाले फॉर्म DPT से, और इसके बाद हमारे चार्ज वाले फॉर्म्स CHG से, मैनेजमेंट वाले फॉर्म MGT, अकाउंट्स वाले फॉर्म AOC से, और ऑडिट वाले फॉर्म्स ADT से। यहां तक बातें समझ में आ रही है? ये अपन ने लास्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपन ने कुछ डेफिनेशंस भी रिवाइज करी थी। हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था, याद है क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी सबसे पहले किस बेसिस पे होती है? इनकॉर्पोरेशन। कितनी कंपनीज होती है इनकॉर्पोरेशन में? 3। कौन कौन सी? चार्टर, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। हमारे मेन कौन सी कंपनी है? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में है? 2 क्लॉज 20 में हमें रजिस्टर्ड कंपनी का डेफिनेशन दे रखा है। अब इस रजिस्टर्ड कंपनी के बाद इनकॉर्पोरेशन हो गया, और कौन से बेसिस पे होगा? लाइबिलिटी। ये रजिस्टर्ड कंपनी दो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्या कोई सेक्शन दिया हुआ है क्या? अनलिमिटेड के लिए 292। पक्का? श्योर? फ्रूटी 292 दिया हुआ है क्या अनलिमिटेड के लिए? हाँ, यू है ना लास्ट में आएगा, PQRSTU। तो 292 किसके लिए दिया हुआ है? अनलिमिटेड कंपनी के लिए। लिमिटेड कंपनी दो तरीके की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन 221 और शेयर्स का 222। बोलो समझ में आ रहा है? 221 में जो गारंटी वाली कंपनी है उसमें आप मेंबर से पैसा कभी भी मांग सकते हो या वाइंडिंग अप पे, और शेयर कैपिटल वाली कंपनी में कभी भी टिल वाइंडिंग अप।
पर अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो आप उससे फेस वैल्यू ही मांग सकते हो, मतलब जो भी उसका अनपेड अमाउंट है, और जो गारंटी वाली कंपनी है उसमें जितना गारंटी किया है उतना मांग सकते हैं। समझ में आ रही बात सबको? उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, अब शेयर कैपिटल, गारंटी, इनमें से कौन सी ज्यादा चलती है? कौन सी कंपनी ज्यादा मिलेगी? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी को फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? मेंबर्स के बेसिस पे, दैट इज ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी में 1 पर्सन, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 लोग होने चाहिए। ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए 1 चाहिए, प्राइवेट इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2, पब्लिक इनकॉर्पोरेट करने के लिए 7। ओपीसी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें 1 ही पर्सन मेंबर होता है, और उसके सेक्शन 3 की अपन ने डिटेल्स पढ़ी थी, ठीक है, हाँ या ना? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 3 रेस्ट्रिक्शंस होती है। पहली, रेस्ट्रिक्टिंग द, सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। इसमें कौन कौन काउंट नहीं होगा? एक्स एम्प्लॉयज और प्रेजेंट एम्प्लॉयज, और एक्स एम्प्लॉय बोल रहा था, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बोल रहा था, एक्स एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉयज, सॉरी प्रेजेंट एम्प्लॉयज, और जो कौन से लोग नहीं काउंट होंगे? जॉइंट शेयर होल्डर, सिंगल, और जो इनविटेशन टू पब्लिक है वो क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है। क्या होता है? प्रोहिबिटेड। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अपन ने सेक्शन 8, सॉरी, इसके बाद अपन ने कंपनी पढ़ी थी, कौन सी? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी पढ़ी थी ना? स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन बताओ पहले तो। 280 पक्का? स्मॉल अनलिमिटेड कंपनी का, स्मॉल कंपनी का, स्मॉल कंपनी का 285। डेफिनेशन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना? स्मॉल कंपनी मीन्स जो पब्लिक कंपनी नहीं है, और पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कितना प्रेस्क्राइब्ड है? 10 crores. Turnover as per P&L account for the immediately preceding financial year should not exceed 2 crore, और such higher amount is, और अभी करंट लिमिट 4 और 40, पेडअप का 4 और टर्नओवर का 40। पेडअप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं क्या? पेडअप शेयर कैपिटल में दोनों आता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। बोलो क्लियर है? ये स्मॉल कंपनी के सेक्शन 3 कंपनीज को नहीं लगते। सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। रीजन याद आ रहा है क्या क्यों नहीं लगते? फ्रॉड के चांसेस सेक्शन 8 में ज्यादा होता है। होल्डिंग सब्सिडरी को भी लगा दोगे तो सब लोग ब्रांच ही खोलने लग जाएंगे, तो सारी स्मॉल कंपनी हो जाएगी, इसलिए ये सेक्शन नहीं लगता। और स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज के लिए तो उनका स्पेशल एक्ट है, तो उसको स्मॉल कंपनी में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक कंपनी के लिए कानून बन गया है तो वो कंपनी स्मॉल तो नहीं होगी, वो बड़ी ही कंपनी होगी। समझ में आ रही है क्या बात सबको? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? स्मॉल कंपनी के बाद में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी पढ़ा था ना? सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है कितना? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सेकंड 1/2 वोटिंग पावर से ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दैट इज 20% वोटिंग पावर कम से कम होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 20 और मोर देन 20 है, अप टू 50 है, पर वो है ना, अप टू 50 है कि लेस देन 50 है? अप टू 50 है, क्योंकि 50 से ज्यादा होते ही तो आपकी कंपनी सब्सिडरी हो जाएगी। तो अप टू 50 तक कौन सी आएगी? एसोसिएट, एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनीज ऑल्सो। जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, याद है क्या सबको? बोलो हाँ है ना? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? उसके बाद अपन ने और कौन सी कंपनीज पढ़ी? फॉरेन कंपनी। क्या होता है फॉरेन कंपनी? सेक्शन बताओ। 242। तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड हुई है? प्लेस ऑफ बिजनेस, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, बाय सेल्फ और बाय एजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सी कंपनी पढ़ी? वो होती है जिसमें सेक्शन 245 पेड अप शेयर कैपिटल 51% ज्यादा किसके पास है? सेंट्रल, स्टेट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट। और कोई डेफिनेशन बच गई अपनी? यही पढ़ा था क्या? सेक्शन 8 अपन ने भी डिटेल में नहीं पढ़ा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? पक्का? तो एक बार फटाफट से कॉपी निकालो और ये जो मैंने बनाया है ना, ये कॉपी कर लो। चैप्टर वापस करना है, सेक्शन और फॉर्म्स।
इसके बाद अपन आगे चलेंगे। चैप्टर, सेक्शन और फॉर्म्स। डन। डिविडेंड अकाउंट्स और ऑडिट।
चलो इधर आओ, सुनना इधर ध्यान से। नया स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कंपनी है ना, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है कंपनी के वो सारे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? और एक कंपनी में वो लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एक तो कंपनी का क्या संभालते हैं? फाइनेंशियल नेचर जो होते हैं, जैसे बोरिंग्स किससे करें, डिपॉजिट्स किससे ले, कंपनी में शेयर होल्डर्स है तो किससे हम कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो रेज करें। ये सारे डिसीजन कंपनी के कौन से डिसीजन हो गए? फाइनेंशियल नेचर वाले डिसीजन। कौन से डिसीजन है ये? फाइनेंशियल। इसके बाद कंपनी के कुछ लोग होते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि कंपनी को डे टू डे वर्किंग में कौन से ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करना है, कंपनी को क्या काम करना है। वो सारा किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक सबको? थर्ड लोग होते हैं जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स नहीं बोल रही हूं, क्या बोल रही हूं? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स से बड़ी टर्म है। स्टेक होल्डर्स वाइडर टर्म है किससे? शेयर होल्डर से। क्योंकि स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया वो सारे लोग जिसको कंपनी में इंटरेस्ट है। जितने भी लोग हैं जिसको कंपनी में क्या है? इंटरेस्ट है, वो सारे कौन कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक? तो 3 तरीके के लोग कंपनी देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लोग, जो कंपनी में कहां से पैसा आएगा वो देखते हैं। फाइनेंशियल मतलब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? रुपीस की। समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सब देख रहे हैं। और लास्ट कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है किसी भी तरीके से। ये 3 लोग कंपनी को चलाते हैं। कौन कौन से? वापस बोलो, कौन कौन से? फाइनेंशियल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा स्टेक होल्डर्स। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है। अपन अभी जो भी पढ़ेंगे वो बहुत जगह हमको आगे कंपनीज एक्ट में काम आएगा। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना, फोकस करना, किसी भी चीज को मिस मत कर देना जो भी मैं समझाऊंगी। क्लियर हो रही बात सबको? तो सुनना था ध्यान से। फाइनेंशियल में हमारे पास में 3 लोग आते हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं। कौन से 3 लोग कंपनी को पैसा देते हैं? एक तो कंपनी को पैसा देने वाला कौन है? शेयर होल्डर। एक कौन है कंपनी को पैसे देता है? लेंडर्स। और एक और होते हैं जो कंपनी को क्या देते हैं? डिपॉजिटर्स, जो पैसा देते हैं। डिपॉजिटर्स हालांकि तुम्हारे अकाउंट्स में कभी नहीं आया। तुमने कंपनी अकाउंट्स 12th क्लास में पढ़ा, सीए फाउंडेशन में पढ़ा, तुम्हारे कंपनी अकाउंट्स के लाइबिलिटी साइड में कभी भी बैलेंस शीट बनाते वक्त डिपॉजिट्स करके कुछ भी नहीं आया। या तो तुम्हारे शेयर कैपिटल आती है, या फिर तुम्हारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, या फिर तुम्हारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते हैं। तो क्या तुमने कंपनी अकाउंट्स में डिपॉजिट्स को कभी लाइबिलिटी साइड में दिखाया है क्या? क्या कंपनी, अब तुम बोलोगे डिपॉजिट्स तो असेट में आने चाहिए, है ना? डिपॉजिट तो असेट में आने चाहिए। डिपॉजिट असेट में नहीं आएंगे। क्यों? दूसरों का पैसा है। कम, जैसे सपोज करो तुम बैंक हो, है ना? तुमने, जैसे सपोज करो सबका बैंक अकाउंट है, सबका बैंक अकाउंट है, तुमने बैंक में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए जमा करा रखे हैं, तो तुमने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है। तुमने बैंक में क्या करा रखा है? डिपॉजिट करा रखा है। और ये कौन सा डिपॉजिट है? सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट है। हमारे जो पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं, ये सारे कौन से अकाउंट होते हैं? सेविंग अकाउंट होते हैं। बिजनेस वाले करंट अकाउंट होते हैं। बोलो हाँ या ना? तो तुमने सबने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, विच इज नोन एज सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट। हाँ या ना? तुम्हारे लिए तुम्हारा डिपॉजिट असेट है। तुम्हारे लिए तुम्हारा डिपॉजिट असेट है। कम बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? तुम जब चाहो, अगर तुम 100 रुपए पेटीएम कर रहे हो, 200 रुपए पेटीएम कर रहे हो, तो बैंक को तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। बैंक डिनाई कर सकता है कि अगर तुम्हारे बैंक में पैसा है तो, कि नहीं ट्रांजैक्शन फेल्ड, हमको नहीं देने पैसे, ऐसा कर सकता है क्या बैंक? या बैंक को अगर तुमने सारी डिटेल्स फिल कर दी तो बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो डिपॉजिट किसके लिए लाइबिलिटी हो गई? बैंक के लिए। किसके लिए? बैंक के लिए। तो कंपनी भी ऐसा ही करती है। कंपनीज भी लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अब तुम बोलो कि सारी कंपनी बैंक थोड़ी होती है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। अगर कोई कंपनी बैंक हो चाहे नहीं हो, वो फिर भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कंपनी बैंक हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एज वेल एज फ्रॉम जनरल पब्लिक। अब कब कर सकती है वो अपन पढ़ेंगे, अपना डिपॉजिट वाला चैप्टर आएगा पूरा। याद है क्या? डीपीटी,
डिपॉजिट कराया 730 करोड़ का, डिपॉजिट डाला, याद है क्या, सेक्शन 73 से स्टार्ट होगा, 76 पे खत्म होगा। तो डिपॉजिट में अपन पढ़ेंगे कि कंपनी कब डिपॉजिट ले सकती है, पर कोई भी कंपनी अगर चाहे तो नॉर्मली डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस है जो बाद में पढ़ी जाएगी। तो डिपॉजिट कंपनी के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, क्या हो गई, लायबिलिटी। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी साइड में तीन चीजें आ रही है, शेयर होल्डर्स का पैसा, लेंडर्स का पैसा और डिपॉजिटर्स का पैसा। तो ये तीन लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कौन कौन, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स और डिपॉजिटर। क्लियर है। जो लेंडर्स और डिपॉजिटर्स है, इनकी अगर मैं बात करूं, ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, प्योर फाइनेंशियल नेचर के। ये प्योर कौन से नेचर के हैं, फाइनेंशियल नेचर के, क्योंकि इनको आपको थोड़े टाइम बाद पैसा देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तक, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख के आना कौन आया है, तो मिलके गए थे किसी से, तो अगर हाँ, तो अगर ऐसे कभी कोई दिखे ना तुमको तो बोल दिया करो सर को कॉल कर ले। तो चलो ठीक है, 2 मिनट रुको और करते हैं। बताओ तुम। वेरी गुड। EGM लिखा है मैंने, कहाँ पे, वाह वाह, ऑडिटर कहाँ लिखा है मैंने, एम्प्लॉइज है उधर, ये एम्प्लॉइज लिखा है मैंने, है ना, एम्प्लॉइज, डेटर्स, गवर्नमेंट और क्रेडिटर, ठीक है। हाँ एम्प्लॉइज है, स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉइज, डेटर्स, गवर्नमेंट और क्रेडिटर लिखा है, ठीक है। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, कंपनी में 3 लोग हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं, कौन कौन से, एक तो फाइनेंशियल होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और एक स्टेक होल्डर्स होते हैं। फाइनेंशियल में हमारे पास 3 लोग हैं जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कौन कौन से, शेयर होल्डर होते हैं, लेंडर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं। लेंडर्स और डिपॉजिटर्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। लेंडर मतलब जो कंपनी को, जैसे बैंक से कंपनी ने लोन लिया तो वो लेंडर हो गया। कंपनी ने जनरल पब्लिक से या फिर कंपनी ने अपने किसी मेंबर से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो वो कहाँ आएगा, डिपॉजिटर्स के नाम से आएगा, और वो भी कंपनी की लायबिलिटी साइड में आएगा। कौन सी साइड में, फिर आते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। कौन है कंपनी के शेयर होल्डर्स 2 तरीके के होते हैं, तुमको पता है, एक तो कौन होता है, प्रेफरेंस, और एक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा क्या कौन होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बताओगे एक बार, कौन होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिनके पास में प्रेफरेंशियल राइट होता है, ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास में क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट। व्हाट इज प्रेफरेंशियल राइट, डिविडेंड का राइट सबसे पहले इनके पास है। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है, और कंपनी को डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी कभी भी ऑप्शन नहीं रखेगी कि प्रेफरेंस को देख लेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, प्रेफरेंस को तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और इवन जब कंपनी कैपिटल का रीपेमेंट करेगी ना, जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देगी, तो इक्विटी और प्रेफरेंस में से कंपनी को सबसे पहले कैपिटल का पैसा किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। कितने प्रेफरेंशियल राइट, 2। एक तो कौन सा प्रेफरेंशियल राइट है, डिविडेंड का, और एक कौन सा राइट है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। बोलो यहां तक बात क्लियर है सबको, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, बहुत ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, कंपनी के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। क्या होती है उनकी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अलग शेयर होल्डर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलग शेयर होल्डर्स हो गए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो क्लास है, जो राइट्स है, वो अलग है, तो इनकी मीटिंग भी अलग ही बुलाएंगे। इनको इक्विटी के साथ क्यों बुलाएंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको हम क्लास मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों अलग अलग तरीके के क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्लास मीटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
जनरली हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाती, मतलब कंपनी के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो हर साल मीटिंग बुलाएगा। तो फिर कंपनी मीटिंग कब बुलाएगी? कंपनी, फॉर एग्जाम्पल सुना इधर ध्यान से, अगर कंपनी 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब 10% डिविडेंड दे रहे हैं, है ना, 10% डिविडेंड वाले को कंपनी ये सोच रही है कि हम अब 8% ही डिविडेंड देंगे, तो कंपनी शेयर होल्डर्स का राइट कम कर रही है। जो 10% डिविडेंड का राइट है उसको कितना कर रही है? 8%। तो कंपनी अगर राइट को चेंज करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को क्या कर रही है? चेंज कर रही है, तो उस केस में कंपनी को एक क्लास मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कंपनी को ये 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला के ये पूछना पड़ेगा कि तुम्हारी डिविडेंड का राइट अगर 8% कर दे तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ऐसी मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। क्या बोलते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पक्का, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब नेक्स्ट हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स है। कौन से शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, तुमको एक बात पता होगी, कंपनी के डिसीजंस जो है वो कौन से शेयर होल्डर्स लेते होंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस? क्यों? क्यों? इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी 1 लाख ले रखे हैं और इक्विटी शेयर्स भी 1 लाख ले रखे हैं, दोनों बराबर है। अब क्या करूं? अब क्या मैं कंपनी, क्योंकि दोनों मेरे पास बराबर है, तो क्या कंपनी के प्रेफरेंस को भी बुला ले डिसीजन के लिए? डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं ना। क्यों? कंपनी का मेजर डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए से होता है रादर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ, जो घर के लोग हैं उनको ही दे रहे हैं। और तो अगर प्रेफरेंस घर के लोग हैं तो उनको डिसीजन का राइट देना चाहिए ना, बाहर के को क्यों देंगे? पब्लिक का इंटरेस्ट है। वेरी गुड। और क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग पावर देते हो कंपनी में, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते? क्या? पहले से राइट दे रखे हैं तो और क्या चाहिए इनको? हाँ, और इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स नहीं है, तो इसलिए अपन इनको नहीं देते। और वेरी गुड। लॉ में लिखा होगा तो फिर हमारा ओपिनियन ही क्या मैटर करता है? लॉ भी तो किसी इंसान ने बनाया ना, तो उसके लॉजिक तो होंगे ना बनाने के। चलो, लॉ में लिखा है तो उसका कोई तो लॉजिक होगा ना, जिसकी वजह से इक्विटी को हमने डिसीजन मेकिंग पावर दी है। सुनना इधर ध्यान से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सुनना मेरी बात, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। किसके पास? अच्छा, कंपनी अगर डिविडेंड बांटेगी तो पहले किसको बांटेगी? वेरी गुड, इक्विटी को। नहीं भी दिया तो चलेगा। कंपनी अगर कैपिटल रीपे करती है तो पहले किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर। इसको देगी क्या? नहीं। इसका मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर को आपने इस साल डिविडेंड नहीं दिया, अगर आपने इस साल इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल का पैसा भी नहीं दिया, तो तुम्हें नहीं लगता क्या कि इक्विटी शेयर होल्डर को तो बेचारे को कुछ मिला ही नहीं कंपनी में पैसा लगाने के बाद भी? हाँ या ना? इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में पैसा लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। और जनरली कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो किसको, जैसे सपोज करो मेरा नया बिजनेस है, तो मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को तो मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास पैसे नहीं होंगे, पर मुझे कंपनी के एम्प्लॉय को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना। तो मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं आया कंपनी में, पर फिर भी मुझे सैलरी तो देनी पड़ी। हाँ या ना? तो कंपनी के ओनर के पास पैसा नहीं भी आता है तो भी चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि वो कंपनी में रिस्क लेने के लिए तैयार है। मैं कंपनी में रिस्क लेने के लिए तैयार हूं ना, मेरे को लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने 2 साल पैसा नहीं कमाया, मैंने अपने जेब से एम्प्लॉय को सैलरी दी, पर जब 2 साल के बाद मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी ना मार्केट में, तब मैं अच्छा खासा कमा लूंगी। हाँ या ना? पर वो 2 साल बाद अच्छा खासा कमा लूंगी, उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल का रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ या ना? तो कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स ये दोनों पैसा नहीं लेकर कंपनी में रिस्क लेता है। हाँ या ना? और कंपनी का एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एम्प्लॉय मान लो,
ये कह रहा है मुझे नहीं मतलब है, मुझे मेरा पैसा दो, कंपनी डूबे ग्रो करे मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरी सैलरी चाहिए, मुझे मेरा डिविडेंड चाहिए, मुझे मेरे कैपिटल का रीपेमेंट चाहिए। तो क्या ये कंपनी का एम्प्लॉय रिस्क ले रहा है? क्या कंपनी का एम्प्लॉय कोई रिस्क ले रहा है? क्या नहीं। तो क्या कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई रिस्क ले रहा है? क्या नहीं। और बीएस में तो तुमने पढ़ा ही है, जो रिस्क ज्यादा लेता है उसका रिटर्न, और जो रिस्क कम लेता है उसका रिटर्न भी कम होता है। समझ में आ रही है? और अगर मैं रिस्क ज्यादा लूंगी, बहुत ध्यान सुनना, अगर इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क ज्यादा ले रहा है तो जो रिस्क ज्यादा लेगा वही तो डिसीजन करेगा ना। बोलो हाँ या ना। जो रिस्क ले रहा है वही तो डिसीजन मेकिंग पावर रखेगा। जिसने रिस्क ही नहीं लिया उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे दूं कि कोई बात नहीं, तुम रिस्क तो नहीं ले रहे, डिसीजन तो लो कम से कम। समझ में आ रही है क्या बात? तो जो रिस्क लेगा वही क्या करेगा, डिसीजन भी लेगा कंपनी में, सो दैट उसके रिटर्न ज्यादा हो। और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि कंपनी में रिस्क ज्यादा लेता है और इसीलिए उसको क्या दी जाती है, डिसीजन पावर भी दी जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये रिस्क वाली बात जब तुम एफएम पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यही आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क ज्यादा ले रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क ज्यादा ले रहा है, इसीलिए उसको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, इसलिए उसको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात सबको? ये फाइनेंस में बहुत काम आएगी ये वाली चीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक सबको? तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्यों हम डिसीजन पावर देते हैं? क्योंकि वो कंपनी से बार बार पैसे नहीं मांगता, वो कंपनी में रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसीलिए उसका डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होता है। क्लियर है यहां तक? अब इक्विटी शेयर होल्डर तो मेरे को क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेरे को क्लियर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, चलो मुझे ये बताओ, कंपनी का मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग होते हैं हर बार। चलो अलग होते हैं कैसे? किसको शेयर होल्डर बोलोगे और किसको मेंबर बोलोगे? हु इज द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी और हु इज द मेंबर ऑफ कंपनी, या फिर दोनों का मतलब एक ही होता है कि जो शेयर होल्डर है वो मेंबर तो होगा ही। ठीक है, नहीं, किसको बोलोगे कि ये शेयर होल्डर है और किसको बोलोगे ये मेंबर है? या फिर दोनों ही एक ही बात है कि जो शेयर होल्डर है वो मेंबर तो है ही? क्योंकि अपन ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा है द नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 200। तो अपन ने ये तो नहीं पढ़ा कि द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स शुड नॉट एक्सीड 200। अपन ने तो ये पढ़ा ना नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और उसका मतलब अगर तुमको एग्जांपल याद हो, नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कंपनी के जो शेयर्स है वो 200 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेंगे। कंपनी के शेयर्स 200 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेंगे प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट की बात कर रही हूँ, पब्लिक में तो अनलिमिटेड हो सकते हैं ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि शेयर होल्डर और मेंबर में डिफरेंस क्या है? अगर मैं कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हूं तो क्या मैं कंपनी की मेंबर बन सकती हूँ क्या? और अगर मैं कंपनी की मेंबर हूं तो क्या मैं शेयर होल्डर बन सकती हूँ क्या? या फिर दोनों ही एक ही बात है? शेयर होल्डर तो कौन हुआ? जिसके पास कंपनी के शेयर्स है। भाई वो पर्सन जिसने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो कौन हो गया? शेयर होल्डर हो गया। तो शेयर होल्डर तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है। मेंबर कौन होता है? क्योंकि तुमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है, ओपीसी की डेफिनेशन में तुमने पढ़ा है एक ही पर्सन मेंबर होना चाहिए, मतलब एक ही पर्सन के पास कंपनी के सारे शेयर्स होने चाहिए। यही मतलब है इसका? हाँ या ना? यही मतलब है ना इसकी डेफिनेशन का? प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होने चाहिए। हाँ, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स है प्राइवेट कंपनी के वो 200 लोगों के पास ही हो सकते हैं। 200 से ज्यादा के पास होंगे तो वो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। हाँ या ना? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और 7 मेंबर के पास कंपनी के शेयर्स भी होने चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड है। तो हर जगह लॉ में मेंबर्स लिखा है, शेयर होल्डर्स तो कहीं नहीं लिखा है। और उसके अलावा
मतलब अगर एमओए में 7 लोगों का नाम लिखा है पब्लिक कंपनी में, तो वो 7 लोग मेंबर है, उसके बाद जितने भी लोग आएंगे वो कोई मेंबर नहीं है। चलो, तुमने रिलायंस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे, तुमने रिलायंस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे? 10। तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, क्या तुम कंपनी के मेंबर हो गए क्या? हाँ, और तुम कंपनी के मेंबर हो गए तो तुम कंपनी के ओनर हो गए। शेयर होल्डर ओनर एक ही बात होती है, तुमको ध्यान होगा। मेंबर भी हो गए तुम कंपनी के। अगर तुम किसी भी कंपनी के, तो अगर तुम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो तुम किसी कंपनी के, उसी कंपनी के मेंबर भी हो और उस कंपनी के तुम ओनर भी हो गए। हालांकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास 10 शेयर्स है तो तुम्हारे पास उतना ही राइट है ना। अंबानी जी के पास ज्यादा शेयर्स है तो उनके पास में तुम्हारे से बहुत ज्यादा राइट है। हाँ, क्योंकि उनके पास में राइट, उनके पास में पावर ज्यादा हो गई ना तुम्हारे से। शेयर तो सबके पास है, तो शेयर होल्डर और मेंबर में क्या डिफरेंस है? कौन है ये शेयर होल्डर, कौन है मेंबर? क्योंकि लॉ में तो डेफिनेशन में कहीं पर भी मेंबर नहीं लिखा है, हर जगह शेयर होल्डर लिखा है, सॉरी हर जगह मेंबर लिखा है, शेयर होल्डर नहीं लिखा है। और करेक्ट, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो तो सब है, सारे लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स है, सारे लोग कंपनी के मेंबर्स भी है। मेरे पास अगर 10 कंपनी के शेयर्स है ना, 10 शेयर्स है मेरे पास कंपनी के, तो मैं कंपनी की शेयर होल्डर भी हूं, मैं कंपनी की मेंबर भी हूं, पर मैं कंपनी की मेजॉरिटी मेंबर नहीं हूं। कौन सी मेंबर? मेजॉरिटी मेंबर नहीं। तो हम यहाँ पे कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं? जिसके पास कंपैरेटिवली पावर ज्यादा होती है, उस मेंबर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात सबको? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो तो वो भी हो सकता है जिसके पास एक शेयर है, पर क्या उसके पास कंपनी की मेजॉरिटी पावर्स है क्या? नहीं। तो क्या वो कंपनी का मेंबर होएगा क्या? मेजॉरिटी मेंबर में आएगा क्या? नहीं, मेंबर तो है पर मेजॉरिटी मेंबर में नहीं आएगा। तो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स कुछ जगह पे एक ही बात है, कुछ जगह पे शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और मेंबर्स अलग होते हैं। समझ में आ रही बात सबको? अपन आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, उसमें भी एक पर्सन मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, मेंबर तो है पर शेयर होल्डर नहीं है? सपोज करो कंपनी का मेंबर कौन होता है? जिस भी पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है, जिसका नाम कहां लिखा है? कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है, वो कंपनी का मेंबर है। हाँ या ना? तो मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा है, मेंबर वाले रजिस्टर में, तो मैं कंपनी की मेंबर हो गई। पर मैंने मेरी रिलायंस कंपनी के शेयर्स तुमको बेच दिए थे। मैंने शेयर्स किसको बेच दिए? तुम्हें। तो कंपनी के शेयर होल्डर कौन हो गए? तुम। मैंने मेरे शेयर्स तुमको बेच दिए तो तुम कंपनी के कौन हो गए? मैंने शेयर्स दक्ष को बेच दिए तो दक्ष कौन हो गया? शेयर होल्डर। पर अभी तक कंपनी ने दक्ष का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं लिखा। शेयर होल्डर तो है ये, पर कंपनी ने अभी तक इसका नाम मेंबर वाले रजिस्टर में नहीं लिखा। तो दक्ष शेयर होल्डर है पर अभी तक कंपनी का मेंबर नहीं बना है। वो हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट है कि इतने दिन में नाम डालना है आपको। फॉर द टाइम बिंग, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो गए पर तुम कंपनी के मेंबर नहीं हो जब तक तुम्हारा नाम नहीं डल जाता। और उसी शॉर्ट पीरियड के लिए मैं कंपनी की मेंबर हूं पर मैं कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हूं। आ रही है क्या बात समझ में? तो मेंबर अलग है, शेयर होल्डर अलग है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? पक्का? इक्विटी प्रेफरेंस सब कुछ क्लियर है? हाँ या ना? अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी भी 2 तरीके की मीटिंग्स होती है। कितने तरीके की? 2। एक होती है क्लास मीटिंग, एक कौन सी होती है? क्लास मीटिंग। अच्छा, तुमको याद है इक्विटी शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो सेम वोटिंग राइट वाले और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जैसे अगर मेरे पास में कंपनी का 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, तुम्हारे पास कंपनी का 100 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, तो अपन डिफरेंट क्लास में आएंगे। याद है क्या तुमको थोड़ा सा भी? अगर मेरे पास कंपनी के 10 रुपए का शेयर है और तुम्हारे पास कंपनी का 100 रुपए का शेयर है, तो मैं अलग इक्विटी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हो गई और तुम अलग इक्विटी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए। इसी को अपन डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
समझ में आ रहा है क्या बात? सबको ये अपन ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है। तो कंपनी के जितने भी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन सब की आप अलग अलग मीटिंग अगर बुलाओगे तो उसको क्लास मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कंपनी ने 10 रुपए वाले फेस वैल्यू के जो शेयर्स थे उनकी अलग मीटिंग बुलाई तो वो अलग क्लास मीटिंग हो गई। कंपनी ने 100 रुपए की फेस वैल्यू की अलग मीटिंग बुलाई तो उनकी अलग क्लास मीटिंग हो गई। कंपनी ने 1000 रुपए की फेस वैल्यू की अलग मीटिंग बुलाई, उनकी अलग क्लास मीटिंग हो गई। पर तुम्हें नहीं लगता क्या कि ये तो बहुत हेडेक वाला काम है? 10 रुपए का आपने अलग मीटिंग बुलाया, 100 रुपए का अलग मीटिंग बुलाया, मतलब एक ही इक्विटी शेयर होल्डर है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही, उनकी जबरदस्ती 3 मीटिंग हो रही है। तो नॉर्मली इसीलिए कोई भी कंपनी का फेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है, या कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो टाइप्स होते हैं वो जनरली सेम रहते हैं। कंपनी इक्विटी शेयर्स को सेम ही रखती है, डिफरेंशियल बहुत रेयर रखती है, बहुत रेयर। क्योंकि अगर डिफरेंशियल रखती है तो उसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अलग क्लास मीटिंग बुलानी पड़ती है, जो कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। समझ में आ रही है क्या? तो कंपनी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अलग से मीटिंग बुलाती है इनके राइट्स को चेंज करने के लिए, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लास मीटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लास मीटिंग। बोलो क्लियर है यहां तक? पर इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनीज एक्ट में कंपल्सरी लिखा है। क्या लिखा है? कंपल्सरी, कि कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग बुला के कंपनी क्या करेगी? डिस्कशन करेगी। क्या करेगी कंपनी? क्या डिस्कशन करना है कंपनी को? कंपनी को आगे कैसे चलाना है, कंपनी के आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, कौन अचीव करेगा, कौन मैनेजमेंट पावर दे रहे हैं, किसको हम एग्जीक्यूशन पावर दे रहे हैं, वो सारी बातें कहां डिस्कस होगी? कंपनी के जनरल मीटिंग में। कहां पे होगी? कंपनी के जनरल मीटिंग में। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के जनरल मीटिंग जो है वो भी 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की? एक होती है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। कौन सी? स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग कंपनी को बुलानी पड़ती है कब? 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर। कब से कब तक? 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर। कब से? जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद 1 महीने के बाद और 6 महीने से पहले कंपनी को एक जनरल मीटिंग बुला लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, तो आज से 1 महीने के बाद में और 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी को जनरल मीटिंग बुला लेनी चाहिए। और उस जनरल मीटिंग को जो कंपनी बुलाएगी उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? इस मीटिंग में कंपनी क्या डिस्कस करेगी? तुम खुद सोचो, कंपनी अभी अभी बनी है, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी कैसे एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बाजार में लॉन्च करेगी, कैसे कस्टमर्स को बुलाएगी, कौन सेल करेगा, कौन प्रोडक्शन देखेगा, कौन सर्विसेज देखेगा, ये सारा काम इसी मीटिंग में तो होना है। हाँ या ना? तो इस मीटिंग का तो होना बहुत जरूरी है। बिना इस मीटिंग के आपकी कंपनी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी आपको पता कैसे चलेगा? आपको लोगों को रोल्स तो देने पड़ेंगे ना, आपको लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देनी पड़ेगी। वो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा कहां डिफाइन होता है? स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग में। कौन सी जनरल मीटिंग में? स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग में। और इसीलिए इस मीटिंग को बुलाना कंपलसरी है। और कब तक बुलाना पड़ता है? 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इसके बाद ही कंपनी एक्चुअली काम चालू करेगी। क्लियर है? बोलो यहां तक सबको। तुमको एक बात बताती हूं, कंपनीज एक्ट 1956 में स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का सेक्शन होता था। किसका सेक्शन होता था? स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का सेक्शन होता था। किसमें? कंपनीज एक्ट 1956 में भी दिखाऊंगी, पर कंपनीज एक्ट 2013 में इसका कोई सेक्शन नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 में स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का सेक्शन था, पर 2013 वाले सेक्शन में, एक्ट में, इसका कोई भी सेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले सुनना इधर ध्यान से। पहले मैं तुमको सेक्शन दिखा देती हूँ। ये देखो, टाइमिंग पढ़ना, सेक्शन पर्पज से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड टू अलाउ शेयर होल्डर्स
शेयर होल्डर ये डिस्कस करे कि कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कंपनी को आगे कैसे चलाना है, कंपनी की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स कौन बनाएगा, कंपनी के अकाउंट्स कौन बनाएगा, कंपनी में ऑडिट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये सारा डिसाइड करना आपको पहली जनरल मीटिंग बुला के करना पड़ेगा। और इसका टाइमिंग क्या लिखा है, इट मस्ट बी हेल्ड विद इन नॉट लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से पहले मत बुलाओ, एंड नॉट मोर देन 6 मंथ्स, तो मतलब 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर बुला लो। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस, मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जिस दिन से कंपनी काम करना चालू कर सकती है, उस दिन से 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग बुला लेनी चाहिए। कौन से एक्ट में, 1956 वाले में। तो 1956 में स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग होती थी। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका क्या रीजन है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? देखो क्या लिखा है, अब अपन चलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग कंपनीज एक्ट। आज के टाइम पे कंपनीज को जो मीटिंग बुलानी पड़ती है ना, सुना था ध्यान से, आज के टाइम पे कंपनीज को जो मीटिंग बुलानी पड़ती है उसको अपन बोलते हैं कौन सी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक सबको? MCQ पे चलते हैं। ये रहा एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन है 96। कौन सा सेक्शन है? ये रहा सेक्शन 96, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनीज एक्ट 2013 का। ये 2013 कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर बोलो वापस, कौन सा सेक्शन है? 96। किसका है? एनुअल जनरल मीटिंग का। किसका है? एनुअल जनरल मीटिंग का। ये सेक्शन क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं पढ़ाऊंगी क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। अच्छा, तुमको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, कंपनीज एक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर हम कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था सेक्शन 3 के साथ अगर सेक्शन 7 काम आएगा तो सेक्शन 7 काम मिलेंगे, 96 काम आएगा तो 96 काम मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज आप या सेक्शन वाइज कोई चीज चलेगी ऐसा कंपल्सरी नहीं है। जिसका रिलेशन मुझे जहां लगेगा वो मुझे सेक्शन पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट एज अ होल पढ़ा जाता है रादर देन इंडिविजुअल सेक्शंस नहीं पढ़े जाते। तो इसीलिए पूरा कंपनीज एक्ट सेक्शन वाइज नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? अलग अलग चलेगा। समझ में आ रही है क्या? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? फोकस करना। पानी पीना है? पानी पीना है? सीधे बैठो, फिर सीधे बैठो। ऐसे हो गए तुम, सीधे बैठो। सीधे बैठो, एकदम सीधे, ऐसे आंखें खुली हुई, है ना। स्क्रीन पे देखना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन कौन सा है? 96। कौन सा सेक्शन है? 96। किसका सेक्शन है? एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सा सेक्शन है? एनुअल जनरल मीटिंग। इस सेक्शन की जो डेट है उस डेट पर तुम्हारे कंपनीज एक्ट के 10 से 12 सेक्शंस डिपेंडेंट है। इसीलिए कह रही हूँ ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेगा तुमको, है ना। तो क्या है सेक्शन एजीएम वाले में? 96 है ना। सेक्शन कौन सा है बोलना एक बार? सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग का ये कहता है, अच्छा फुल फॉर्म बोलो एजीएम का। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कंपनी को एनुअली मीटिंग करनी है। कंपनी को एनुअली क्या करनी है? मीटिंग। किसके लिए मीटिंग करनी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। मतलब यहाँ पे कौन से लोग बैठेंगे मीटिंग में? इक्विटी बैठेंगे, प्रेफरेंस नहीं बैठेंगे। ये क्लियर है सबको? अच्छा, इस मीटिंग में को अगर एनुअली करना है, हर साल करना है, तो साल कहां से स्टार्ट होता है बताना? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही होता है साल? ये कहते नहीं, साल होता है कैलेंडर ईयर। एनुअल इज, एनुअल मतलब जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर ईयर। तो ये कहते हैं कि आपको हर साल एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। कब रखनी है एनुअल जनरल मीटिंग? हर साल। और हर साल का मतलब हो गया एवरी कैलेंडर ईयर। हर साल का मतलब एवरी कैलेंडर ईयर, मतलब हर कंपनी को हर साल जनवरी टू दिसंबर में एक मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? सेकंड ये बोलते हैं कैलेंडर ईयर में तो मीटिंग बुलाओ। सेकंड ये बोलते हैं 2 एजीएम जब आपकी होगी, क्या बोला मैंने? 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का गैप 15 महीने से, 2 एनुअल जनरल मीटिंग का जो गैप है वो 15 महीने का होना चाहिए। कितने का? 15 महीने का। कम चलेगा, इक्वल चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर आज मैंने कोई मीटिंग बुलाई है, आज कौन सा महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है, मार्च में अगर मीटिंग बुलाई हो, मार्च 25 है, मार्च 25, 15 महीने काउंट करो कब होंगे, मार्च 26, अप्रैल मई सितंबर कैसे आ गए 15 महीने में, 15 महीने, मार्च में 12 महीने हो गए, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून काउंटिंग आती है ना यार तुमको। तो 30 जून, कौन सी डेट बोल रही हूं मैं, 30 जून। आज अगर आपने कोई एजीएम करी है तो आपकी नेक्स्ट एजीएम 30 जून तक हो जानी चाहिए। आज अगर आपने कोई एजीएम करी है ना, मार्च मतलब कैलेंडर ईयर में आ गए आप आज आपने मीटिंग कर ली, आपकी अगली मीटिंग 30 जून तक हो जानी चाहिए, 15 महीने के अंदर अंदर। समझ में आ रही है क्या बात सबको? 30 जून मतलब आज क्या डेट है अपने पास, 29 मार्च, तो 29 जून तक हो जानी चाहिए, एग्जैक्टली 15 महीने। क्लियर है? तो पहला क्राइटेरिया क्या है एजीएम रखने का, आपकी एजीएम हर साल होनी चाहिए, हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। दूसरा, 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आज कोई एजीएम बुलाई है तो नेक्स्ट एजीएम आपकी 29 जून 2026 से पहले या फिर ये लास्ट डेट है यहां तक हो सकती है, इसके बाद नहीं कर सकते आप। समझ में आ रही है क्या? पक्का क्लियर है? तो इसका मतलब 2 एजीएम के बीच का गैप शुड बी मैक्सिमम 15 साल। वापस बोलो, एजीएम कब बुलाओगे? हर एवरी कैलेंडर ईयर। कब बुलाओगे? एवरी कैलेंडर ईयर। कब बुलाओगे? एवरी। कब बुलाओगे? एवरी। समझ में आ रहा है? सेकंड, 2 एजीएम के बीच का गैप, 2 एजीएम के बीच का गैप मैक्सिमम 15 मंथ्स, 2 एजीएम के बीच का गैप मैक्सिमम, 2 एजीएम के बीच का गैप मैक्सिमम, 2 एजीएम के बीच का गैप मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? थर्ड इन्होंने बोला है, वापस सुनना, थर्ड इन्होंने बोला है आप जो भी एजीएम बुलाओगे वो आपके फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होता है, कब होता है एंड फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर आपका जब भी एंड होता है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। क्या बोला है वापस? फाइनेंशियल ईयर जब भी आपका खत्म होगा वहां से कब तक? 6 महीने के अंदर अंदर आपका मीटिंग आपको बुलाना है। फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है, 6 महीने काउंट करोगे मेरे साथ क्योंकि तुमको नहीं आता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वेरी गुड, 30 सितंबर। तो सितंबर लास्ट डेट हो गया। सितंबर, वो सितंबर होता है, वो सितंबर मंथ हो गया। समझ में आ रही बात सबको? अच्छा हुआ मैंने नमन को यानी बिठा, क्योंकि नमन बोलते दक्ष सितंबर ही होता है वो। समझ में आ रही बात सबको? अब सुना मेरी बात। तो कब होना चाहिए? थर्ड कंडीशन क्या है? जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से कब तक? 6 महीने के अंदर अंदर। कब से? 6 महीने के अंदर अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए। वापस बोलते हैं, पहली कंडीशन क्या है? एवरी कैलेंडर ईयर। सेकंड कंडीशन, मैक्सिमम गैप 15 महीना। किसके बीच में? 2 एजीएम के बीच में। थर्ड इज फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो एजीएम है वो हो जाना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एवरी कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? दिसंबर में। कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? 2 एजीएम के बीच में गैप क्या होना चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पहली एजीएम कब हुई थी। अगर एजीएम मार्च में हुई थी तो जून हो गया, अगर एजीएम अप्रैल में हुई थी तो जुलाई हो गया। तो ये फ्लक्चुएट करेगा, ये सेम नहीं रहेगा। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 6 मंथ्स कब खत्म होगा? 30 सितंबर को। हाँ या ना? तो एजीएम कब तक करनी है? दिसंबर तक करनी है कि सितंबर तक करनी है? भाई सेकंड वाले पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रही हूं क्योंकि ये तो आपकी पहली एजीएम पे डिपेंड करता है। लॉजिकली सोचो कि एजीएम दिसंबर तक करनी है मुझे इस साल या फिर मुझे सितंबर तक की कर लें? सितंबर तक। मतलब मैं बोल दूं क्या, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर पे आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। तीनों में से विच एवर इज अर्लियर पर आपका क्या हो जाना चाहिए? एजीएम हो जाना चाहिए। और अर्लियर अगर अभी मैं तीनों में से देखूं तो वो 30 सितंबर आ रहा है। दिसंबर और सितंबर में से अर्लियर कौन सा है? 30 सितंबर ही तो है। तो अर्लियर नॉर्मली कौन सी डेट आएगी? 30 सितंबर वाली आएगी। हालांकि सेकंड वाले पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है क्योंकि इट डिपेंड्स, पर फर्स्ट और थर्ड में से अर्लियर इज 30 सितंबर। और तुमको एक बात बताती हूँ, इस 30 सितंबर की जो एजीएम वाली डेट है, इसका मतलब एजीएम कब तक होनी चाहिए? 30 सितंबर तक। कब तक?
तो 30 सितंबर तक अगर एजीएम होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए? 30 सितंबर तक अगर एजीएम होनी चाहिए तो एनुअल जनरल मीटिंग में आपने जो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है, आप उसमें कुछ मैटर्स डिस्कस करोगे। मीटिंग बुला के कुछ तो डिस्कस करोगे ना, बैठोगे थोड़ी वहां पे, हाँ या ना? तो मीटिंग्स में आप क्या डिस्कस करोगे? मीटिंग्स में आप डिस्कस करोगे कि कौन से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें या फिर उनकी सैलरी कितनी रखेंगे, रेम्यूनरेशन, है ना? सेकंड, आप मीटिंग में डिस्कस करोगे, ये जो हमारी मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग, ऑडिटर कौन अपॉइंट होगा और इसका सैलरी रेम्यूनरेशन कितना होगा। समझ में आ रही बात सबको? और आप डिस्कस करोगे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांटे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हाँ या ना? और आप डिस्कस करोगे कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो गया था, तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो बनाना चालू करोगे ना 31 मार्च के बाद। तो बनाने के बाद आपके अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो है उनके बारे में डिस्कशन भी कहां पे होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे बन जाएंगे उसके बाद में। तो इसका मतलब आप जनरल मीटिंग बुला के 4 चीजें डिस्कस करोगे। क्या क्या? कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करना है, कितना डिविडेंड बांटना है, और कंपनी के अकाउंट ऑफ कंपनीज क्लोज होने चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात सबको? ये चारों चीजें कहां डिस्कस होगी? एनुअल जनरल मीटिंग में। कहां डिस्कस होगी? और एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? 30 सितंबर। कब होती है? मैक्सिमम डेट है ना, इससे पहले आप कभी भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद करोगे तो मैक्सिमम वाली कंडीशन फुल ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अर्लियर कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तीनों में से अर्लियर। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो और क्लैरिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या सबको? इसका मतलब इसमें से अगर 30 सितंबर आपकी एजीएम की डेट है जहां पे आप कंपनी के अकाउंट्स डिस्कस करते हो, क्या डिस्कस करते हो? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स डिस्कस हो गए, बन के रेडी हो गए, तो आपको अकाउंट्स फाइल भी करने पड़ेंगे, हाँ या ना? एनुअल रिटर्न भी बनानी पड़ेगी। तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट में जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट है या अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फाइलिंग डेट है वो 30 सितंबर है। इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर है। पढ़ा है तुमने? इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करते हो? इंडिविजुअल्स, कंपनी के लिए बोल बता रही हूँ, कंपनी के लिए। कंपनी के लिए तो सितंबर ही होती है, चेक करना, चेंज हो सकती है, पर कंपनी के लिए जो मेन डेट होती है वो सितंबर होती है। ऑडिट के केस में ना नॉर्मली कंपनीज के लिए बोल रही हूँ। कंपनी की जुलाई कैसे होगी? नहीं, कंपनी के लिए जुलाई कैसे होगी? इतनी बड़ी कंपनी है, मार्च में तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने में बुक्स कैसे खत्म हो जाएंगे? मैं बताती हूँ, आरके मार्बल में हम काम करते थे। आरके मार्बल प्राइवेट कंपनी है, वो तो छोटी कंपनी है। रिलायंस के मामले में तो छोटी कंपनी है ना। इस छोटी कंपनी के अकाउंट्स बनते थे, बताऊं? ये आरके मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको अपन छोटी कंपनी मान रहे रिलायंस के कंपैरिजन में, इसके अकाउंट्स बनने में हमको 4 महीने लग जाते थे, अकाउंट्स क्लोज करने में। मतलब मार्च तक तो सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, अब इस अप्रैल से हम पिछले साल वाले ट्रांजैक्शन जो भी हुए उसका जर्नल लेजर नहीं करते थे हम। जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस तो आपका सिस्टम करके देता है। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वो अपने हिसाब से बना के देता है, पर आपको उसके नोट्स टू अकाउंट्स, आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या आपके जो एडजस्टमेंट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो तो आप ही को करने। वो सारी चीजें करने में हमको 4 महीने लग जाते थे। कितने महीने? नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की बात कर रही हूं मैं, कंपनी की बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में अगर क्रेडिटर्स है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में बात करते हैं, क्रेडिटर्स है, कंपनी के क्रेडिटर्स में आपने लिख दिया बैलेंस शीट में 2 करोड़ रुपए के, इस 2 करोड़ का बाइफर्केशन तो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। वो नोट्स टू अकाउंट्स का लिस्ट कितना बड़ा है क्रेडिटर्स का, बड़ी कंपनी के लिए, और हर क्रेडिटर का अमाउंट चेक करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। तो हमको आरके मार्बल जैसी कंपनी के बुक्स क्लोज करने में 3 से 4 महीने लगते थे, जिसमें मैं अकेली नहीं काम कर रही हूं भाई। मैं अकेली सीए थोड़ी काम कर रही हूं वहां पे, मेरे जैसे 15-20 सीए, 25 सीए और काम कर रहे हैं, तब हमको 3-4 महीने लगते थे। समझ में आ रही क्या? तो कंपनी के बुक्स क्लोज करना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, बड़ा काम है ये, जिसमें अपन ने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नोट्स टू अकाउंट सब कुछ बना दिया। और ये कितने पेजेस में बनते थे बताऊं? तुम्हारा अकाउंट्स का मॉड्यूल ध्यान है तुमको? 12th क्लास का इतना मोटा एक बुक इतनी मोटी, ऐसी बुक 7,
एससी बुक 7, इसमें पूरे साल के जर्नल एंट्री नहीं है, लेजर नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट हो रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स तक, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ मिला के 7 बुक्स, वो भी बताऊंगी। तो इसका मतलब कंपनी के अकाउंट क्लोज करने में अगर आप जुलाई की डेट देते हो तो इनकम टैक्स तो बनाएगा ही नहीं, इनकम जुलाई तक तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुमको दिखा भी दूंगी, 30 सितंबर है, कौन सी डेट है, 30 सितंबर, समझ में आ रही है कि बात सबको। अब इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ दी जगह हमारी जो डेट चलती है वो कौन सी चलती है, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर ऐसे दिमाग में फिट कर लो, अकाउंट्स फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, सबका डेट कौन सा रहेगा, 30 सितंबर। क्या रहेगा, 30 सितंबर। हालांकि ये डेट एक्सटेंड हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, पर नॉर्मली डेट कितना रहता है, 30 सितंबर रहता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अभी तुम्हारा वो डाउट भी क्लियर कर लूंगी, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बुलाया, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बुलाया, कौन से सेक्शन में बुलाया, 96 में। कौन से सेक्शन में? इसमें आपको एनुअल जनरल मीटिंग कब तक बुलानी है, पहला एवरी सेकेंड, 2 एजीएम के बीच का गैप वापस कब बुलाना पड़ेगा, एवरी, और 2 एजीएम के बीच का गैप 15 महीने का। और थर्ड कंडीशन, फाइनेंशियल ईयर एंड के कब तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी कंपनी, आपका एजीएम हो जाना चाहिए, विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर का डेट। तो 30 सितंबर मैक्सिमम डेट है आपकी कंपनी को एजीएम बुलाने की। बोलो क्लियर है? सुनना, एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना, एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत ध्यान से सुना। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, कौन से साल की बात कर रही हूँ, 23-24 में एजीएम बुलाई थी अगस्त महीने में। कौन से महीने में, अगस्त, मतलब लास्ट डेट ही मान लो 31 अगस्त को बुलाई थी। बुला सकते हैं ना, सितंबर से पहले की डेट है और कैलेंडर ईयर में भी आ रहा है। तो 23-24 की एजीएम कब हुई, 31 अगस्त को। कब हुई, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25, अभी खत्म नहीं हुआ ना, 24-25 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। पहली कंडीशन क्या है, एवरी कैलेंडर ईयर। एवरी कैलेंडर ईयर मतलब कौन सा, जनवरी 24 से दिसंबर 24 के बीच में, पहली बात। 25 मत कह देना। एवरी कैलेंडर ईयर कौन से की बात करोगे, पहले वाले के, अभी वाले 25 की नहीं बात करेंगे, एक तो तब होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, 2 एजीएम के बीच का गैप मैक्सिमम 15 मंथ्स। तो 31 अगस्त को लास्ट एजीएम हुई थी, 31 अगस्त 2023 में। कब हुई थी, 31 अगस्त 2023 में। 15 महीने काउंट करो, पक्का 30 नवंबर आएगा, तो 30 नवंबर 2024 तक। कब तक, 30 नवंबर 2024 तक तुम्हारा अगला एजीएम हो जाना चाहिए, या तो 30 नवंबर 24 तक या फिर दिसंबर 24 तक। थर्ड कंडीशन, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा वहां से, हाँ, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा वहां से 6 महीने के अंदर अंदर, बताओ ईयर बताओ, 20, पक्का श्योर? फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है, तो 6 महीने कब आएंगे, 6 महीने कब आएंगे, खत्म होने के बाद वाला ऑब्वियसली। तो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके बाद ही ना, तो 25 में एंड होगा ना, हाँ, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 2025 में। तो उसके 6 महीने में अंदर हो जानी चाहिए ना मीटिंग। तो बताओ कौन सी डेट आएगी विच एवर इज अर्लियर में, कौन सी डेट आएगी, ये तो 25 आएगा ना। अभी तुम्हारे सारे डाउट्स पे आऊंगी, पर ये तो 25 ही आएगा ना। तो विच एवर इज अर्लियर की डेट बताओ, विच एवर इज अर्लियर की डेट। यहां तक तुम्हारी कंपनी का एजीएम हो जाना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। 30 नवंबर 24 तक कंपनी का एजीएम हो जाना चाहिए, यही अपन कह रहे हैं। कैसे होगा, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ही 31 मार्च 25 को खत्म हो रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ही 31 मार्च 2025 में खत्म होगा, उससे पहले एजीएम बुला ले।
इन दोनों के बीच में भी एक एजीएम होनी चाहिए, तो कौन सा साल लूं फिर इनके बीच में? मैं कंफ्यूज ही कर रही हूँ जान करके, ताकि मैं जो अगला पॉइंट समझाना चाह रही हूँ कि कैसे याद करेंगे वो याद रहेगा। मेरे को ये बताओ, सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ सुनना, तुम ये मत दिमाग लगाओ। मैं ये कह रही हूँ पहली कंडीशन है एवरी कैलेंडर ईयर, पहली कंडीशन। तो कैलेंडर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी टू दिसंबर चॉइस, हाँ या ना? ठीक है, मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है इसके लिए मीटिंग बुलाना चाहती हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मीटिंग बुलाना चाहती हूँ, पक्का? तो मैंने ईयर लिख दिया कैलेंडर ईयर जनवरी 24 से दिसंबर 24। या ये सही लिखा है क्या? एवरी कैलेंडर ईयर में मीटिंग होना चाहिए, क्या ये सही लिखा है क्या? पक्का? श्योर? चलो, फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है ये बताओ? हाँ बोलो, डाउट तो आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि डाउट आए यहाँ पे पहले पॉइंट में, एवरी कैलेंडर ईयर पे डाउट आ जाए। ये 25 नहीं होना चाहिए था क्या? क्यों कर दे 25, या 24 ही रहने दे? हाँ हर एक साल में होनी चाहिए। 23 वाली तो 23 वाली जो है वो तो 31 अगस्त 23 को हो गई। हाँ 2023 में, 2024 में करानी है, ये 24 ही आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक तो ओके है, 24 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन बताओ, सेकंड कंडीशन 15 महीने का गैप, 15 महीने का गैप होना चाहिए ना। तो 31 अगस्त 23 से 15 महीने काउंट करो, 31 अगस्त 24 तक तो अपना पूरा 12 महीने हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर करके 30 नवंबर आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कंडीशन बताओ, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने के अंदर अंदर, बाद में 6 महीने के बाद। तो फाइनेंशियल ईयर, अब सुनना, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 25 को। तुम्हारा डाउट लूंगी, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 25 को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 6 महीने कब खत्म होंगे? 30 सितंबर, 30 सितंबर 25 पे, है ना? अब जितनी कंडीशंस लिखी बस उतना पढ़ते हैं। विच एवर इज अर्लियर है क्या? विच एवर इज अर्लियर पे ये डेट आ रही है। अब सुनना, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो एजीएम था वो 2023 में हो गया था, 24-25 का जो एजीएम है वो 30 नवंबर 24 को हो गया। कब हो गया? 30 नवंबर 24 को। अब आओ सेक्शन पे, क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना, कैलेंडर ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, सारी चीजें तुमको समझ में आएगी। क्या लिखा है पढ़ते हैं। एवरी कंपनी, क्या लिखा है? एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी शैल इन ईच ईयर, अब ईयर कौन सा बताया नहीं, कैलेंडर ईयर कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर कह रहे हैं, पता नहीं, पर कह रहे हैं हर साल करना है। होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग, ये कह रहे हैं आप हर जो दूसरी मीटिंग करते हो हमको उससे मतलब नहीं है, उसके अलावा आपको एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी? एक, जिसको हम क्या बोलेंगे? एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलेंगे? एनुअल जनरल, एंड शेल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिस कॉलिंग इट। मतलब अगर आप मीटिंग बुला रहे हो तो शेयर होल्डर्स को बताओ तो सही कि मीटिंग बुला रहे हो। भाई अगर सपोज करो मैं बर्थडे पार्टी दे रही हूँ तो बताऊंगी तो सही ना कि बर्थडे पार्टी दे रही हूँ, इस दिन दे रही हूँ, इस जगह पे दे रही हूँ, इस टाइम पे दे रही हूँ, हाँ या ना? तो मीटिंग भी बुला रहे हो शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स को नोटिस इन्फॉर्म तो करो किस दिन मीटिंग है, किस टाइम पे है और किस जगह पे है। क्लियर है यहां तक? फिर लिखा है एंड नॉट मोर देन 15 मंथ्स, मतलब 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही लिखा है, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके बीच में नहीं होना चाहिए? शैल इलेप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम ऑफ अ कंपनी एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट, मतलब पहली एजीएम और उसके अगले वाली एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो यहाँ पे इन्होंने 2 कंडीशन लिखी है। क्या 2 कंडीशन लिखी है? पहला, कंपनी को एजीएम हर साल बुलानी पड़ेगी, पहली लाइन में लिखा है ईच ईयर, ये रहा ईच ईयर दिख रहा है। दूसरी लाइन में लिखा है नॉट मोर देन 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन समझ में आ रही है? अब क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, क्या लिखा है?
फर्स्ट एजीएम का मतलब हो गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके बाद पहली जो जनरल मीटिंग होती है उसको फर्स्ट एजीएम कहते हैं। मेरी कंपनी इसी साल बनी तो पहली मीटिंग होगी तो फर्स्ट एजीएम कहलाएगी, ठीक है। इट शैल बी हेल्ड कितने महीने के अंदर अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब सपोज अगर मेरी कंपनी इस साल बनी है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर की पहली एजीएम करनी है। 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर की पहली एजीएम करनी है। कब करोगे, खुद कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। कब होगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज, 31 मार्च 25। कब क्लोज होगा, 31 मार्च 25। वहां से कब तक कर लो, विद इन अ पीरियड ऑफ, मतलब दिसंबर आ गया, मार्च में 9 महीने ऐड करोगे तो दिसंबर आ गया ना, हाँ या ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी की पहली एजीएम है, कौन सी एजीएम है, पहली एजीएम, तो पहली एजीएम कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कब हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 9 महीने के अंदर अंदर, विद इन 9 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये पहली एजीएम की बात है, समझ में आ रही क्या। फर्स्ट एजीएम मतलब कंपनी बनी, पहला काम कंपनी जो भी करेगी वो फर्स्ट कहलाएगा। भाई फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो फर्स्ट ही कहलाएगी ना, उसके बाद तो सब्सिक्वेंट कहलाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। या फर्स्ट क्रश तो फर्स्ट ही होता है, पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको। हाँ अभी सुनो, 24-25 की मैं बात कर रही हूँ, मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट एजीएम के लिए चल रहा है। मेरे पहली एजीएम, मेरी कंपनी की पहली मीटिंग 24-25, मेरी कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है 24-25 में, तो मुझे कब तक एजीएम कर लेनी चाहिए, 31 दिसंबर 25 तक। कब तक कर लेनी चाहिए, चलो सुनो इधर ध्यान से। मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 29 जुलाई 2024 में, कौन से ईयर में, 29 जुलाई 2024 में मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। फाइनेंशियल ईयर कौन सा लगेगा, बहुत ही बढ़िया, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 24-25। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 24-25। ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 25 को खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहां से 9 महीने काउंट करो, बाद में, पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई सर। हाँ जुलाई में हुई है, 9 महीने पहले करोगे तो मार्च में पहुंच जाओगे। हाँ चलो 9 महीने बाद में काउंट करो, 31 दिसंबर 25। पहले काउंट करोगे तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले एजीएम बुला लोगे क्या, ए भगवान। ये तो वो बात हो गई कि शादी पहले कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बाद में बनाएंगे। समझ में आ रही क्या, पहले गर्लफ्रेंड बना लो फिर शादी करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आ रही बात सबको। तो सुनो मेरी बात, हाँ तुम्हारी हंसी तो कॉस्टिंग की क्लास में भी आई है और लॉ में भी आएगी बराबर। तो अपनी कब खत्म हुई क्लास, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, वहां से 9 महीने ऑब्वियसली बाद के, ऑब्वियसली कब के, बाद के। क्यों, क्योंकि पहले गर्लफ्रेंड बनती है फिर शादी होती है, शादी होने के बाद गर्लफ्रेंड बनाओगे तो पाप हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात सबको, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड ऑफ 31 मार्च 25, 9 महीने के बाद में, मतलब 31 दिसंबर तक आपका पहला मीटिंग हो जाना चाहिए। कौन सा मीटिंग, फर्स्ट एजीएम। इसके बाद जितनी भी मीटिंग होगी वो सारी कौन सी मीटिंग कहलाएगी, सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग, सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग, जिसको हम सिंपल तरीके से एजीएम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एजीएम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ये पहली एजीएम की बात हो गई। फाइनेंशियल ईयर कौन से में, 24-25 में। अब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमको एक एजीएम रखनी है, क्योंकि क्या हमको लॉ कहता है आपको हर साल एजीएम रखनी है। कब रखनी है एजीएम, हर साल। तो फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट डेट मेरी 31 दिसंबर थी, लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर। मैंने मीटिंग बुलाई नवंबर में। कब बुलाई,
बुला सकते हैं ना? लास्ट डेट था दिसंबर, वो लास्ट डेट है, उससे पहले आप कभी भी मीटिंग बुला सकते हो। तो कब बुला ली? नवंबर 25 में। कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का? ये कौन से साल की मीटिंग बुलाई है मैंने? 24-25 की। कौन से साल की? 24-25 की मीटिंग कब बुलाई है? 30 नवंबर 25 को। कब बुलाई है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा कब है? 25-26। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 25-26। अब सुनना इसके लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है सुनना। एंड के बाद पढ़ना। एंड इन एनी अदर केस। अब अदर केस क्या होगा? कंपनी की बाद वाली जनरल मीटिंग। पहली जनरल मीटिंग के लिए 9 महीने का टाइम दिया, बाकी सारी जनरल मीटिंग के लिए आपके पास में कितना टाइम है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कौन से, कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 6 महीने बाद, 6 महीने तक, सॉरी, वहां से 6 महीने तक आपका जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इस लाइन को पढ़ती हूं, सुनना बहुत ध्यान से, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। फर्स्ट एजीएम मेरी 24-25 में हो गई। फर्स्ट एजीएम कब हो गई बोलो? 24-25 में। सेकंड एजीएम बुलानी है। कौन सी एजीएम बुलानी है? 6 महीने वाली कंडीशन की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 25-26 फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 26 में खत्म होगा। यहां से 6 महीने काउंट करो, कब खत्म होंगे? 30 सितंबर 26। मतलब एक डेट तो ये हो गई। आपकी मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? 30 सितंबर 2026 तक हो जानी चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरा, 9 महीने वाला क्राइटेरिया था ना, सॉरी 15 मंथ वाला, 15 मंथ वाला क्राइटेरिया था ना। 15 मंथ का क्राइटेरिया क्या था? इस वाली एजीएम के बीच में और जो अगली एजीएम बुलाओगे उसमें 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये एजीएम कब बुलाई? 30 नवंबर 25 को बुलाई। कब बुलाई? 30 नवंबर 25। काउंट करो 15 महीने। 30 नवंबर 26, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कौन से साल में आ जाओगे? 27 में आ जाओगे। 2027 में आओगे ना। 30 नवंबर 25 से 12 महीने खत्म हो जाएंगे 30 नवंबर 26 को। इसमें 3 महीने और ऐड करोगे तो तुम पहुंच जाओगे 28 फरवरी 27, 2027। हाँ या ना? डेज नहीं लिखा है क्योंकि महीने लिखे हैं, इसलिए महीने के हिसाब से चलो। ठीक है, तो कब खत्म हो रहे हैं 15 महीने? डन। कंडीशन क्या है? विच एवर इज अर्लियर कि विच एवर इज लेटर? तो अर्लियर कौन सा है ना? अभी तक 2 कंडीशंस के हिसाब से देखा। पहली कंडीशन, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए और 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से मैंने फाइनल डेट लिख दी। क्लियर। थर्ड कंडीशन, हर कैलेंडर ईयर में एजीएम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, हर कैलेंडर ईयर में एजीएम होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना? क्या तुम्हारी एजीएम 2025 कैलेंडर ईयर में हो गई? क्या हुई ना? जनवरी 25 से दिसंबर 25 का जो कैलेंडर ईयर था उस कैलेंडर ईयर में नवंबर में मीटिंग हो गई। 2025 की बात कर रही हूं। 2025 की एक कैलेंडर ईयर की एक मीटिंग हो गई। 2026 की एक कैलेंडर ईयर की एक मीटिंग कब होगी? टाइमिंग बताओ। जनवरी 26 से दिसंबर 26। यही होगा ना अगला कैलेंडर ईयर तो, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर वाली मीटिंग तो 25 में हो गई, दूसरे कैलेंडर ईयर तो 26 से स्टार्ट होगा ना। तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर शुड बी जनवरी 26 से लेकर दिसंबर 26 तक। अब बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या मैम ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो हमारे पास में महीना आ रहा है अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, क्या ये वाला कैलेंडर ईयर नहीं लेना है? नहीं, आपको 25-26 के हिसाब से कैलेंडर ईयर नहीं लेना। आपको कैलेंडर ईयर ये लेना है कि पहले कौन से कैलेंडर ईयर में मीटिंग हुई थी और अब कौन सा कैलेंडर ईयर आएगा। तो पहले 2025 के कैलेंडर ईयर में मीटिंग हुई थी, अब 2026 के कैलेंडर ईयर में मीटिंग होगी।
तो कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर से नहीं डिसाइड होगा। कैलेंडर ईयर ये देखो पहले कौन से कैलेंडर ईयर में मीटिंग हुई और अब कौन से कैलेंडर ईयर में मीटिंग हुई। आ रही है बात समझ में सबको? तो इसका मतलब अगर अब वाला कैलेंडर ईयर देखूंगी तो जनवरी 26 दिसंबर 26 होना चाहिए। और इनके हिसाब से अगर दिसंबर 26 भी एक और डेट आ रही है मेरी लास्ट वाली, तो दिसंबर 26 इज 31 दिसंबर 2026, विच एवर इज अर्लियर। सितंबर 26 जो हमारी हमेशा डेट आती है। तभी तो मैंने बोला मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमारी डेट कौन सी आएगी, सितंबर वाली ही आएगी, 30 सितंबर वाली, क्योंकि यही डेट नॉर्मली अर्लियर होती है रियल लाइफ में। तो बुक्स में अलग हो सकता है, रियल लाइफ में और नॉर्मली यही डेट अर्लियर होती है। तो कंपनी को एजीएम कब तक बुला लेनी चाहिए? 30 2025 में मीटिंग बुला ली तो अब उस कैलेंडर ईयर को भूल जाओ। अब 2026 वाले कैलेंडर ईयर में देखो मीटिंग हुई है कि नहीं हुई। क्लियर है यहाँ पर? और अगर तुम्हारा मीटिंग का डेट 2027 आता ना डायरेक्टली तो वो गलत होता है, क्योंकि अर्लियर के हिसाब से दिसंबर 26 लास्ट डेट होता है, क्योंकि हमको हर कैलेंडर ईयर में मीटिंग करनी है। आपका बात समझ में आ रही है क्या लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग में? बोलो हाँ या ना, बोलो। तो वापस मुझे 3 कंडीशन बताओ क्या। पहली कंडीशन एवरी कैलेंडर ईयर। सेकंड कंडीशन तो एजीएम के बीच का गैप 15 मंथ से ज्यादा का। और तीसरी कंडीशन फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आपका मीटिंग हो जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना। इन चारों मैटर्स को अपन क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। और इसके अलावा जो अभी आपके पास मैटर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं? तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हो गए। कौन से? डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, डिविडेंड और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज को क्लोज करना। ये 4 ऐसे मैटर्स है जो हर साल हर कंपनी की हर एजीएम में डिस्कस करना ही होता है। तो इसीलिए ये मैटर्स जो रोज डिस्कस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं ना। अभी स्क्रीन दिखेगी जब पता चल जाएगा। इनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। और इसके अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो डेली डिस्कशन करते हो है ना, वो कौन से हो गए? जैसे हमारे घरों में डेली रोटी सब्जी तो बनेगी, वो ऑर्डिनरी मैटर है ना, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं होता, क्योंकि रोटी सब्जी तो रोज बननी ही है। किसी दिन अगर कोई डिश बननी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन होता है कि क्या बनेगा, क्या क्या सामान लाना है, कितने लोग आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन होगा। तो जो कभी कभी होता है उस पर डिस्कशन होता है, जो रोज ही हो रहा है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। तो जो कभी कभी होता है उसको बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं? और जो रोज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। और जो स्पेशल बिजनेस होता है, कौन सा बिजनेस? स्पेशल बिजनेस। वो आप एनुअल जनरल मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हो। कौन सी मीटिंग में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ईजीएम भी पढ़ा था अपन ने अभी। ईजीएम में एक नाम लिखा था मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका मतलब क्या होता है? अगर कंपनी को पूरे साल में कभी भी इमरजेंसी हो गई और कुछ डिस्कस करना है तो एजीएम का वेट थोड़ी करेंगे,
अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो एजीएम का वेट नहीं करेंगे, तो फिर क्या करोगे, ईजीएम बुला लोगे। क्या बुला लोगे, ईजीएम। ईजीएम बुलाना मतलब कंपनी को कोई एक्चुअली इमरजेंसी या कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है जो जरूरी है डिस्कस करना, जिसके लिए आप एजीएम तक का वेट नहीं करोगे, तो उसके लिए अपना कौन सा सेक्शन होता है, ईजीएम। कौन सा सेक्शन है, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझ में आ रहा है सबको। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आप जितने भी मैटर्स डिस्कस करते हो वो ऑर्डिनरी नहीं होते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नाम में क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसमें कोई ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं होता। उसमें आप कोई भी मैटर डिस्कस कर लो वो स्पेशल बिजनेस है। उसमें आप कोई भी मैटर डिस्कस करो वो कौन सा है। जैसे अगर मैंने ईजीएम बुला के ये डिस्कस किया कि इस डायरेक्टर को हटाना है, मैंने ईजीएम बुलाई और ईजीएम बुला के ये डिस्कस किया, सपोज हटाना नहीं है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ईजीएम में बुला के क्या डिस्कस किया, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। तो क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस में आएगा कि स्पेशल बिजनेस में, स्पेशल में। अब तुम्हारे मन में आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, तो ये स्पेशल कैसे हो गया। नया डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, जैसे सपोज तुमको अपॉइंट किया है, मतलब ईजीएम में भी ऑर्डिनरी डिस्कस हो रहा है। रुको रुको, हाँ बोलो, डाउट बोलो। ईजीएम में हाँ, एजीएम में हाँ हाँ, तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। पर अगर यही सेम चीज आप ईजीएम में करते हो तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता, वो स्पेशल बिजनेस होता है। क्यों, सुनना मेरी बात। आपने ईजीएम बुलाई और बोला कि यार ये डायरेक्टर को तो अपॉइंट करना पड़ेगा, ये तो बहुत शानदार डायरेक्टर है, पहले भी जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी 10 टाइम्स ग्रोथ करी है, तो ऐसा डायरेक्टर अपन को इमरजेंसी में चाहिए अपनी कंपनी में ग्रोथ करने के लिए। क्यों, क्योंकि अपनी कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, उसके लिए हमको इस डायरेक्टर की स्किल नॉलेज रिक्वायर्ड है, हमको ये मैटर इमरजेंसी में डिस्कस करना है और इसीलिए हमको नए डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो आप इसके लिए एजीएम का थोड़ी वेट करोगे, हाँ या ना। तो आप इसके लिए ईजीएम बुलाओगे, ईजीएम बुला के नया डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। ईजीएम बुला के नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो इमरजेंसी में, तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, स्पेशल बिजनेस का। मतलब ईजीएम में तो आप कुछ भी डिस्कस कर लो, एवरीथिंग इज स्पेशल ओनली। समझ में आ रही है। चाहे आप रेम्युनरेशन डिसाइड करो, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, मतलब ईजीएम में तो एनी डिस्कशन इज स्पेशल डिस्कशन या फिर स्पेशल बिजनेस। एजीएम में 2 डिस्कशंस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी में 4 आते हैं, अपॉइंटमेंट का, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ऑडिटर्स का, डिविडेंड डिक्लेरेशन, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इसके अलावा अगर आपने एजीएम में कुछ भी डिस्कशन किया तो वो स्पेशल बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है। अब अपन इतना ऑर्डिनरी और स्पेशल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके स्पेशल बिजनेस अगर आप डिस्कस करते हो तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तो उसकी कंडीशंस का अलग सेक्शन है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर रहे हो या फिर आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो। समझ में आ रही है क्या बात सबको, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो एजीएम में आपके 2 मैटर्स होते हैं, कौन कौन से, ऑर्डिनरी और, वापस बोलो, एजीएम में ऐसे करो, एजीएम में ऐसे करो, एजीएम में ऐसे ऊपर और करो, एजीएम में वापस करो। एजीएम में 2 मैटर्स होते हैं, वापस बोलो। पहला मैटर ऑर्डिनरी, पहला मैटर, दूसरा मैटर। ऑर्डिनरी में 4 आते हैं, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, सेकंड ऑडिटर्स, सेकंड किसका, ऑडिटर्स का, थर्ड मेरे साथ करो, थर्ड इज किसका, डिक्लेरेशन, और फोर्थ इज फर्स्ट, वापस किसका, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स का, सेकंड इज, और इनका रेम्युनरेशन भी है ना, थर्ड इज डिविडेंड डिक्लेयर करना, फोर्थ इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस करना। इसके अलावा जो बच गए मैटर्स वो सारे स्पेशल, और ईजीएम में सारे ही स्पेशल। समझ में आ रही बात सबको। तो 2 मीटिंग्स आपकी मेन होती है आज के टाइम पे, फर्स्ट इज एजीएम, सेकंड इज ईजीएम। क्या ईजीएम हर साल बुलानी पड़ेगी क्या, ये तो कभी लगेगा तो बुला लेंगे, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है क्या, नहीं। आज बुलानी आज बुला लो, कल बुलानी कल बुला लो, जब भी बुलानी है तब बुला लो ईजीएम। तो समझ में आ रही है क्या बात सबको, बोलो हाँ या ना। तो ईजीएम किसके लिए होती है, स्पेशल बिजनेसेस के लिए। किसके लिए, जैसे सुनना मेरी बात, अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए, एक तो नॉर्मल डेली में जो लड़ाई होती है उसके लिए थोड़ी घर वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो तो ऑर्डिनरी मैटर्स है ना। भाई मैं सर पे चला दूं, सर मेरे को कुछ कह दे, तो नॉर्मल लड़ाई है, तो वो किसका पार्ट है,
ऑर्डिनरी बिजनेस का, उसमें घर वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा डिटेल डाइवोर्स तक बात पहुंच जाए तो फिर ये ऑर्डिनरी है कि स्पेशल है? ये तो स्पेशल है, तो इसके लिए घर वाले आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ, तो ये स्पेशल बिजनेस है, तो इसमें आप कभी भी किसी को भी बुला सकते हो, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। समझ में आ रही है कि बात सबको? तो स्पेशल बिजनेस कभी भी हो सकता है इमरजेंसी में, तो घर वालों को कभी भी बुलाया जा सकता है ईजीएम में डिस्कस करने के लिए कि इनका सुलटारा कराओ, नहीं तो ये और लड़ लेंगे। ऑर्डिनरी बिजनेस में आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, आप खुद डिस्कस कर सकते हो। समझ में आ रही है कि बात सबको? तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन कौन सा है एजीएम का? 96। और इसमें कौन से मैटर्स डिस्कस होते हैं? 2, पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 आते हैं, कौन सा? डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 4th इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब फटाफट से ये जो अपन ने लिखा था ना, जनरल मीटिंग वाला चार्ट है तुम्हारे नीचे, यहाँ पे लिखा है लास्ट एजीएम आया था, एजीएम में लिखो फर्स्ट, एजीएम में लिखो फर्स्ट एवरी कैलेंडर ईयर, एजीएम में फर्स्ट पॉइंट एवरी कैलेंडर ईयर दैट इज 31st December, every calendar year that is 31st December. Second 2 AGM लिखो, 2 TWO 2 AGM डैश करके गैप लेस देन और इक्वल टू 15 months। आई होप आप लेस देन का साइन सही लगाएंगे। गैप लेस देन और इक्वल टू 15 months, less than or equal to 15 months. Third, end of financial year. Third point, end of financial year, end of financial year dash करके लिखो within 6 months, within 6 months, end of financial year within 6 months, that is 30th September, that is 30th September। इसमें लिखो ऑर्डिनरी बिजनेसेस, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लिखो ऑर्डिनरी बिजनेसेस। फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, सेकंड डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, सेकंड ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, सेकंड ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, DA दादा, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन, थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फोर्थ अकाउंट ऑफ कंपनीज, फोर्थ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, डिविडेंड कौन से सेक्शन में आता है? डिविडेंड कितने का बांट रहे थे? तो सेक्शन बताओ। 123। डिविडेंड कौन से सेक्शन में आता है? 123। नहीं याद आ रहा क्या किसी को? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कौन सा सेक्शन? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कौन सा सेक्शन? 128। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 128, डिविडेंड का सेक्शन 123। ऑडिटर्स का सेक्शन चेक कब से कर रहे थे? 139 के लॉस पे ना, तो ऑडिटर्स का सेक्शन 139। और डायरेक्टर्स अपने कोर्स में नहीं है, पर डायरेक्टर्स 149 से स्टार्ट होते हैं। जहां तक अपने कोर्स में है वो 148 है, फाइनल में आएगा 149 से, जो वो SPOM में आता है, सेल्फ प्लेस असेसमेंट मॉड्यूल्स में जो आते हैं। 149 ऑडिटर वाला जो पूरा पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? इसके यहाँ पे लिख दिया ऑर्डिनरी बिजनेस, फिर लिखो एक लाइन छोड़ के अदर देन दिस, अदर देन दिस, अदर देन दिस कॉमा ऑल आर स्पेशल बिजनेसेस। हाँ, अदर देन दिस ऑल आर स्पेशल बिजनेसेस, अदर देन दिस ऑल आर स्पेशल बिजनेसेस। डन? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबको? सेक्शन 96 और 100 सॉरी सेक्शन 96 और ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या था? पक्का? चलो अब अपन पढ़ेंगे कल। हाँ हाँ